अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे आसनसोल ज़िला पश्चिम बर्धमान के जो ये तमाम हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारान, ये जनाब हमारे एजाज़ अहमद साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है बहुत मतलब बेबाक और मजबूती के साथ अपनी बात रखने वाले एजाज़ अहमद साहब है, वाइस प्रेसिडेंट। ये हमारे लीगल एडवाइज़र जनाब एडवोकेट मिराज अख्तर साहब, और ये हमारे जनाब अनवर हुसैन साहब जो कौम की आवाज़ को उठाते हैं सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक और मंच से पुरजोर तरीके से ख़िताब करते हैं। ये हमारे ऑब्ज़र्वर जनाब आतिफ़ मलिक साहब है। ये हमारे नौजवान साथी है जनाब साजिद खान साहब। ये हमारे सद्दाम भाई है। ये हमारे एक और भाई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आइए इन लोगों से जो है ये हमारे लाल खान साहब, आइए इन लोगों से फ़र्दन कुछ सवाल करते हैं। पहले एजाज़ अहमद साहब से शुरू करते हैं। एजाज़ भाई, 15 साल मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत रह चुकी है जो अभी तक है, और आप पार्टी करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM। तो ये 15 साल के दौरे हुकूमत में ममता बनर्जी का कुछ तो मतलब अच्छाई वगैरह या कोई ऐसा काम जिससे आपको अच्छा लगा हो, या कोई ऐसा काम बताइए जिससे मतलब मगरबी बंगाल की जो सरकार है या ख़ास करके माइनॉरिटी अक़लियत का ये जो सरकार जो है दम भरती है, इसमें आप कहाँ देखते हैं मगरबी बंगाल के मुसलमानों को, उसकी तरक्की को। और दूसरा सवाल ये रहेगा कि ये मगरबी बंगाल की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM का क्या रोल है और कहाँ तक आप देखते हैं इनको, थोड़ा आप बताएं, इसमें थोड़ा रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। आपके वीडियो के माध्यम मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे शहर आसनसोल के, मगरबी बंगाल के और पूरे हिंदुस्तान के जो अवाम है वो अच्छे होंगे और अल्लाह तमाम लोगों को अपने अमन व हिफाज में रखे। देखिए 15 साल 2011 में कांग्रेस पार्टी की उंगली पकड़कर ये तृणमूल कांग्रेस, ये मुश्तरका उम्मीदवार जगह जगह पे इन लोगों ने किया। अलायंस का मतलब ये अलायंस हुआ इन लोगों का, और 2011 में हुकूमत बदल गई। इससे पहले यहाँ पे कम्युनिस्ट का राज था, CPIM का। अब देखिए, अब ये 15 साल जो दौर गुजरा है इस पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की, जब ये आए थे हुकूमत में उस वक्त का इनका जो चेहरा था और लहजा था वो अलग था। ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक पब्लिक के रहनुमा बन करके सामने आई थी कि बंगाल में गलत कामों को, इलीगल कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, पुलिस की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चोरों का और जो करप्टेड लोग हैं उनका राज नहीं चलेगा। ये सब मसला को लेकर ये हुकूमत में आई थी, ये हकीकत है, इससे हम लोग बंगाल वाले इनकार नहीं कर सकते। देखिए 2011 में कुछ कांड हुआ था। रिजवानुर रहमान, जिसको अशोक टोडे लक्स कोजी कंपनी का मालिक, उसकी बच्ची से मोहब्बत वालाना इश्क हो जाता है, किसके साथ? रिजवानुर रहमान के साथ। और हुकूमत बंगाल रिजवानुर रहमान का एक षड्यंत्र के तहत मर्डर कर दिया जाता है और रेलवे ट्रैक पे वो बॉडी मिलती है। आवाज़ को बुलंद करने वाला कौन? ममता बनर्जी और उसकी पार्टी। तो अब कहीं ना कहीं तो मगरबी बंगाल के मुसलमानों को लगने लगा कि ये तो हमारे लिए एक रहनुमा बन के चली आई है और इसका साथ देना चाहिए। ठीक उसी वक्त कई ऐसे कारनामे, ठीक उसी वक्त यहाँ पे कंपनी टाटा का शायद नॉइनो का फैक्ट्री डाला जा रहा था सिंगूर के एरिया में, और वो ज़मीन जो थी यहाँ के जो काश्तकारी करने वाले लोग किसान हैं उनकी ज़मीन थी, वो भी मुसलमान थे। तो ज़मीन को वो लेकर के फैक्ट्री डालना चाहते थे। कहीं ना कहीं पब्लिक से हुकूमत का साथ तालमेल नहीं बन रहा था। फैक्ट्री डालने, ऐसा होता कि फैक्ट्री डालने के लिए ज़मीन दे दी जाती और नौकरी दे दिया जाता, सेटलमेंट हो जाता है, जिसका ज़मीन होता है हुकूमत के साथ सेटलमेंट नहीं हुआ होगा और जबरन लेने की कोशिश उस वक्त की हुकूमत कर रही होगी। तो लोग नाराज़ थे। अब जब लोग नाराज़ थे तो ममता बनर्जी को फिर एटम मिला। मुसलमान यहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए एक ताकत रखता है मुसलमान। फिर ममता बनर्जी ने वहाँ के सिंगूर के लोगों को लिया और तमाम हिंदुस्तान के जो सेकुलर लीडर थे उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दावत दी गई थी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ आए थे और इनका चम्मच
शुभेंदु अधिकारी बाइक लेकर, कार लेकर जाता है असद साहब को मतलब ये करके लेकर के वहाँ पे पहुँचता जलसा गांव में। वहाँ पे चल रहा था क्या, आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था, भूख हड़ताल चल रहा था। ये सब मुद्दा को लेकर करके उस वक्त 2011 में हुकूमत आई। वाकई लोग समझ रहे थे कि ये मुसलमानों के रहनुमा है या पब्लिक के रहनुमा, लेकिन आज जो तृणमूल कांग्रेस है, जो गुंडागर्दी कल हो रही थी वो गुंडागर्दी आज हो रहा है, चाहे 30 लहजे से हो, करप्टेड लोगों की गुंडागर्दी हो वो आज है, हुकूमत के जो डंडाधारी गुंडा है वो आज है। वो कल सिर्फ हुकूमत पाने के लिए रहनुमा बनकर के सामने आई थी ममता बनर्जी, लेकिन आज उससे एकदम अलग है, आज उससे एकदम अलग चेहरा है। आज ये हुकूमत पे काबिज होना चाहती है, लेकिन हुकूमत पब्लिक का रहनुमा बन के नहीं। मैं एक बात के साथ अपने इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा कि आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ डरा करके वोट, डेवलपमेंट के नाम पे, काम के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ वोट मांगा जाएगा। आने वाले तारीख में आप देख लें, कल जो करप्शन को ख़त्म करने के लिए करप्शन के नाम पे ममता बनर्जी आई थी, आज उसी करप्शन का जगह, उसी करप्शन को एक अलग चेहरा देके जिसका नाम डर है, वो डर के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करेंगे। उसका शुरुआत इन लोगों ने कर दिया। बिल्कुल, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन एजाज़ भाई सवाल ये है कि ममता बनर्जी बीजेपी या आरएसएस का उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो डर दिखाकर, खौफ दिखाकर माइनॉरिटी, आदिवासी, इन लोगों का वोट लेती है, लेकिन तरक्की के नाम पर और ख़ास करके मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका ममता बनर्जी को वोट करता है। तो क्या इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहेगी, ख़ास करके 26 का विधानसभा इलेक्शन में? अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहेगी। आज मैंने अपने सोशल मीडिया जो मेरा पेज है उस पे से एजाज अहमद, आप देखेंगे मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है। मुझे आज वीडियो मिला है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बंगाल बिहार के इलेक्शन 2025 में, अभी सितंबर नवंबर में वहाँ इलेक्शन होने वाला है, वहाँ के इलेक्शन के ठीक फ़ौरन बाद ही मगरबी बंगाल में वो कदम रख देंगे। और असद साहब हमारे ऑब्जर्वर जो हैं और हमारे जो सदर हैं इस डिस्ट्रिक्ट के दानिश अजीज़ साहब और हमारे ऑब्जर्वर हैं माजिद हुसैन साहब, इन लोगों से बात करके साहब क्लियर कर दिया है कि 294 सीटों पे, जी 294 सीटों पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अब रहा कि पब्लिक वोट करेगी या नहीं, तो याद रखें मुसलमान 34 साल हुकूमत वालों को भी वक्त दिया है, 34 साल का वक्फा दिया है काम करने के लिए और उम्मीद जताया है। अभी 2011 से 2025 14 साल तक इन लोगों को वक्फा दिया है काम करने के लिए, लेकिन ये जो 34 साल और 14 साल 50 साल बंगाल ने बर्बाद किया मुसलमानों को। और जो बात होती थी ना कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, वाकई कल तक ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। अब मुसलमानों के पास विकल्प है, ऑप्शन है। वो ऑप्शन है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो ऑप्शन है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वो ऑप्शन है माजिद हुसैन, वो ऑप्शन है इमरान सोलंकी, वो ऑप्शन है दानिश अजीज़। जरूर लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे एजाज़ अहमद साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला पश्चिम बर्दवान के नायब सदर। आइए बात करते हैं हमारे, तो ये काफ़ी है, ये है हमारे लीगल एडवाइज़र एडवोकेट मिराज अख्तर साहब। मिराज भाई, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जो पार्टी है, आप इसके बारे में बताइए कि ये पार्टी का ये क्या मतलब, इसका पार्टी का आगे का हिकमत अमली रहेगा मगरबी बंगाल में, आप इस पर कुछ रोशनी डालें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उनका रोल मगरबी बंगाल में आने वाला इलेक्शन में आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो पार्टी है ये बेंगाली मुसलमानों को भी काफ़ी समझ में आया है कि ये पार्टी जो है मगरबी बंगाल में इसको लाना और इस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जैसा कि देखते हैं कि कोई 35 साल, कोई 15 साल लगभग काम करके जिनकी हालत जो है जस का तस बना हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं, माशी तौर पर भी परेशान हैं और इलाकाई गुंडों से भी परेशान हैं। पुलिस के साथ जो मिली भगत है, गुंडों के साथ जो एक मंच है,
इससे काफ़ी गरीब तबका और जो शरीफ तबका है, चाहे वो उर्दू भाषाई के लोग हों चाहे बंगाली भाषा के लोग, दोनों बहुत परेशान हैं। और जहाँ जहाँ मजलिस है वहाँ इस बात को आप इत्मीनान रखें कि वहाँ पे कोई भी करप्शन और इस तरह से कोई दादागिरी या गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। वहाँ पे उसका खात्मा किया जाता है और जिस तरह से भी हो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के साथ हमदर्दी और उसको ताउन किया जाता है, तालीमी निज़ाम को दुरुस्त किया जाता है और हॉस्पिटलिटी जो निज़ाम है उसको भी दुरुस्त किया जाता है। ये मजलिस के आने से ये तमाम चीज़ में काफ़ी तेज़ी आएगी और लोगों को इसका फ़ायदा हासिल होगा। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।